बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में बलात्कारी का अंत हुआ है। 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की को ढेर किया गया है। 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार के मामले में वांछित था। यह आरोपी 5 साल से जेल में था बंद। 7 मुकदमे दर्ज है। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां आपको बता दें पुलिस मुठभेड़ में बलात्कारी का अंत। 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की को ढेर किया पुलिस ने। 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार के मामले में वांछित था। 5 साल से जेल में बंद था। वहीं इस आरोपी पर 7 मुकदमे भी दर्ज। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बलात्कारी को ढेर किया गया। 25,000 का इनामी शहजाद को पुलिस ने ढेर किया है। आपको बता दें कि 2 मासूम बच्चियों से रेप के मामले में 5 साल से जेल में बंद था। 7 मुकदमे दर्ज थे इस पर। वहीं घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में आरोपी को ढेर किया है पुलिस ने। 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप मामले में 5 साल से जेल में बंद था। 7 मुकदमे भी पहले से दर्ज थे इस पर। और वहीं आपको बता दें कि घेराबंदी के दौरान पुलिस पर यह फायरिंग की गई और वहीं आरोपी को ढेर किया गया है मेरठ पुलिस मुठभेड़ में। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी जिसे 5 साल से बलात्कार के मामले में जेल में बंद किया गया था। 7 मुकदमे भी इस पर दर्ज थे। वहीं पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है ये आरोपी। अगली बड़ी खबर आपको कोरबा से बता रहे, जहां सपना चौधरी के कार्यक्रम में मारपीट देखने को मिला। सपना चौधरी की बेइज्जती और बाउंसरों के साथ होटल में मारपीट हुई है। निजी होटल में आयोजित था सपना चौधरी का कार्यक्रम। 3 घंटे तक चलने वाला था। यह कार्यक्रम अचानक आधे घंटे में ही बंद हुआ है। भड़के आयोजकों की बाउंसरों के साथ मारपीट भी हुई है। तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 3 घंटे तक चलने वाला था, लेकिन अचानक आधे घंटे में ही कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। वहीं मारपीट देखने को मिला सपना चौधरी के कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि आधे घंटे में ही ये कार्यक्रम बंद किया गया। आयोजकों की बाउंसर के साथ मारपीट भी हुई। कोरबा से खबर, सपना चौधरी के कार्यक्रम में मारपीट हुई है। सपना चौधरी के बाउंसरों के साथ होटल में मारपीट की गई। निजी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें अब लगातार और बढ़ती जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी करार किया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह घोटाला लालू प्रसाद यादव की जानकारी में रचा गया और उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, जिसका सीधा लाभ उनके परिवार को हुआ। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक रांची और पुरी स्थित IRCTC की 2 होटलों के टेंडरों में नियमों की अनदेखी की गई और इस फैसले से बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। हालांकि लालू यादव ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं लालू यादव व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। 3 तस्वीरें आपके सामने। कोर्ट में लालू यादव पहुंचे और वहीं कारों का काफिला भी देखने को मिला। कोर्ट में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तो IRCTC घोटाले में आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें। IRCTC घोटाला 7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और वहीं आपको बता दें कि अब आरोप तय हो चुके हैं। इस मामले में उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। साथ ही
आईआरसीटी घोटाला में 16 अप्रैल 2018 को लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और इस चार्जशीट दाखिल के बाद 2005-6 में लालू या प्रसाद ने कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल लीज पर दिए थे। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कोचर बंधुओं और इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अब इन सभी आरोपों में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश किया गया। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय लाडली बहना योजना में अब बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि मिलेगी। श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1250 रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की और इस अवसर पर सीएम ने वादा निभाते हुए यह भी ऐलान किया है कि आगामी भाई दूज के अवसर पर सरकार बहनों को अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात देगी और यह कदम मुख्यमंत्री की उस पूर्व घोषणा का हिस्सा है जिसमें उन्होंने योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया था। यानी अब से बहनों को हर महीने सीधे 1500 रुपए उनके खातों में जमा किए जाएंगे। योजना के तहत लाखों बहनों को आर्थिक सहायता दी जा रही जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का सहारा बने। सरकार का यह फैसला न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करेगा बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत अब आर्थिक सहायता को और मजबूत करने के लिए साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये घोषणा की। लाडली बहनों का सौगात सीएम ने ऐलान किया। भाई दूज पर भी लाडली बहनों को ये सौगात दी जाएगी। राजधानी में हो रहे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सरकार ने रेत चोरी की बात स्वीकारी है। रेत चोरी को रोकने में वह असफल है और विभाग मुख्यमंत्री के पास है जो उनसे नहीं संभाल रहा है। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है और एसपी बैठक में डीएफओ को शामिल करने की बात कही है। वहीं भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी। कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे। कई अधिकारी अब जेल में हैं। हमें नसीहत नहीं चाहिए। धान खरीदी पर बोले हैं कांग्रेस किसान हितैषी नहीं व्यापारी है। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में बता दें आपको दिल्ली पहुंची और दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी इस यात्रा में वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने परिवार के साथ बता दें आपको महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान महाकालेश्वर की दिव्य संध्या आरती में सहभागिता की। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद नंदी हॉल में कुछ समय बिताकर देवादेव महाकाल की पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि इस मौके पर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक ने कप्तान सूर्य कुमार यादव का स्वागत किया। परंपरा के अनुसार प्रसाद के साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। देश भर में दीपावली को लेकर धूमधाम से तैयारी की जा रही। कहीं घरों में साफ सफाई चल रही है तो कहीं साज सजावट की तैयारियां चल रही है। कुम्हार तेजी से मिट्टी का दिया बनाने का काम कर रहे हैं और ऐसे में एशियन न्यूज ने उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से एक कुम्हार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। का पर्व पास आते ही अब कुम्हारों के भी चाक तेज हो गए। बताया जाता है कि दिवाली के समय में तमाम तरह की तैयारियां होती है, कहीं साज सजावट होती है तो कहीं साफ सफाई होती है, लेकिन इसी को सजाने वाले जो दिए बनाए जाते हैं उन कुम्हारों के चाक भी अब तेजी से चलने लगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कुम्हार लोग हैं वो तमाम तरह के मिट्टी के दिए के साथ में तमाम अन्य और मिट्टी के बर्तन भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यही के कुम्हार हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कितने दिनों पहले से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं और कब तक ये बाजारों में दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रघुराज प्रजापति। रघुराज, ये मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य शुरू हो गया है और ये बाजारों में कब तक दिखेंगे? 1 हफ्ता से दिखेंगे। पहले अब 20 तारीख को 20 तारीख को है तो मान लीजिए 16 तारीख से बाजारों में आना शुरू हो जाएंगे। पहले हाथ वाले चाक चलाते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक चाक जो है आपको मिले हैं, इनमें कितना फर्क पड़ा है बनाने में? बहुत बड़ा फर्क मिला। अब पहले 200-250 बना लेते थे, अब तो 1000 तक बना लेते हैं दिए दिन भर में। दिए के साथ में और भी तमाम जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, इनमें क्या क्या है? इसमें दिए है, देरी है, मलवा है और भुरका है, यही सब बना लेते। अभी स्वदेशी वस्तुओं पर मन की बात में प्रधानमंत्री ने कही थी, इसको लेकर के क्या लग रहा है, कितना लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और बिक्री में किस तरह का जो है फर्क देखने को मिलेगा? बिक्री लमसम ठीक ही है। पहले कितने रुपए सैकड़ा था? पहले तो 80 रुपए सैकड़ा था, अब 100 रुपए सैकड़ा बिक रहा है। अब ये जो बाजारों के किनारे आप लोग लगाएंगे अभी हाल ही में, ये 20 तारीख को दीपावली है, आप लोग किस तारीख से शुरू कर देंगे जो है बाजारों तक पहुंचाना? हम 16 तारीख से बाजारों में पहुंचाना शुरू कर देंगे लमसम। उम्मीद है कि बिक्री इस बार अच्छी होगी। बिक्री तो अच्छी होगी। जैसा कि देखा, ये हमारे साथ रघुराज थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बाजारों में वहाँ 16 तारीख के बाद जो मिट्टी के बर्तन है वो पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिससे इनकी कमाई होगी, आमदनी भी होगी और इसमें बिक्री भी होगी। जैसे न्यूज के लिए राजू तिवारी, लखनऊ से। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। पहली आगजनी दमोह जिले के राजाबंदी गांव में हुई है, जहां किसान के घर में भीषण आग लग गई, जिससे कृषि उपकरण, पाइप, भूसा, खाद जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरी आगजनी की घटना विदिशा जिले की है, जहां एक दुकान में रखे अवैध पटाखों में भीषण आग लग गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के मुंबई में कुर्ला सीएसटी रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई दुकान इस भीषण आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है और इलाके में पुलिंग अभियान चला रही है। साथ ही आग के कारणों का पता लगाने में भी जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा की ओर से बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी से ग्वालियर चंबल अंचल में तनाव के हालात बने हुए हैं। बीते दिनों अधिवक्ता संघ ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं अब मामले में दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को से ग्वालियर पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने उपद्रव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और धारा 163 लागू कर दी। अब बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, जल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात की गई है और वहीं दूसरी तस्वीर में प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं धारा 163 भी अब लागू हो चुका है। बाबा साहेब विवाद का पूरा मामला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने उपद्रव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया है। साथ ही अब धारा 163 भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गौरा चुरियारा गांव में बेटे ने पिता पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता की दर्दनाक मौत हो गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का पैसे को लेकर बड़े भाई से विवाद हो गया था। दोनों बेटों को समझाने के लिए पिता बीच में आए। इसी दौरान छोटे बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस तीन टीम गठित कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हुसैनगंज के ग्राम गौरा चुरियारा में हत्या की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आदित्य सिंह तथा उसके भाई आनंद प्रकाश व पिता किशोर चंद के मध्य लेन देन तथा बंटवारे को लेकर वाद विवाद हो गया। आदित्य सिंह ने अपने भाई तथा पिता पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता किशोर चंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा उसके भाई को भी हल्की चोटें आई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं तथा सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। आरोपी आदित्य सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है तथा वर्तमान में जनपद कन्नौज में तैनात है।